हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को एक नई दिशा और नया आयाम देने में एकदम लगे होंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि एक बहुत नया ज्वलंत मुद्दा आज के समय में उत्तर प्रदेश में आजकल विद्यमान है, वह है सुपर टेट की नई भर्ती कब तक आएगी। सच में यह एक चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर यह भर्ती 5 सालों में अभी तक एक भी बार अपना रूप नहीं दिखाई, तो आखिर ऐसा क्या वजह है। तो इस वजह को आप लोग भी अच्छे से जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन उस वजह पे बात न करने की बजाय सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुपर टेट भर्ती कब तक आ सकती है और कब तक आने की उम्मीद हम लोग आपस में मिल करके कम्युनिकेट करके लगा सकते हैं कि आखिर में कब तक यह भर्ती अपना स्वरूप दिखाएगी। थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों। सुपर टेट स्पेसिफिक मैंने विशेष चर्चा पहले ही लिखा है। आपको खुद पता होगा कि अभी कुछ समय पहले जब यूपी में इनकी योगी जी की जब दूसरी गवर्नमेंट बनी है, उससे पहले शिक्षा मंत्री ने 17,000 वैकेंसीज़ की घोषणा कर करके भी इसको स्वरूप नहीं बनने दिया। उससे पहले इस भर्ती का कोई आवाज़ भी नहीं उठ पाई। उसके बाद से कुछ बीच में चर्चा का बिंदु बना 51,000 भर्ती आने वाली है। ठीक है, इसको भी हम लोग स्वीकार करते हैं। और हम लोगों की मांग कितनी है? 97,000 भर्ती हमको चाहिए। हम लोगों की मांग क्या है? 97,000 भर्ती। लेकिन दोस्तों एक बात सच है, लेकिन यह सच हमेशा क्या होता है? कड़वा होता है। उसको स्वीकार करने के लिए आप लोग अपने दिल को थोड़ा बड़ा रखिएगा। दोस्तों मैं सच बताऊं तो पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यह निकल के आ रहा है कि यह भर्ती जो 17,000 की है या 51,000 की है, 97,000 की है, सबकी डिमांड ये है 97,000 और सच में आनी भी चाहिए। 97,000 ही नहीं, इससे भी एबव आनी चाहिए भर्ती। तो ये तो सच है कि इससे एबव भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि आपने जिसको बीएड, बीटीसी, डीएलएड कराया, इस उद्देश्य के साथ कराया ना कि इसको हम बेरोज़गार नहीं होने देंगे। अगर इस डिग्री का सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही इस्तेमाल हो रहा है तो हम शिक्षक भर्ती को देना यह लाजमी है। लेकिन दोस्तों पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज़्यादा भर्तियों में है कि आज शिक्षा व्यवस्था अपने निम्नतम स्तर पे कायम है। तो ये सारी चीज़ एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात है। लेकिन इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि भर्ती कब तक आ सकती है। दोस्तों मैं सच बताऊं तो यह भर्ती लगभग 2022 की शुरुआत से ही आनी प्रारंभ हो गई थी और 2021 में भी आ रही थी, लेकिन अभी तक इसको कोई निश्चित स्वरूप और निश्चित आयाम नहीं दिया गया। लेकिन आपको मैं सच बता दूं कि ऐसा एनालिसिस के बाद यह निष्कर्ष जरूर निकाला जा सकता है कि यह भर्ती आपके नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में आपके समक्ष एक नए अवतार के साथ लेके आएगी। लेकिन दोस्तों आपको मैं सच बताऊं, जिस प्रकार से 68,000 की भर्ती आई, जिस प्रकार से 69,000 की भर्ती आई, नोटिफिकेशंस के 1 मंथ बाद ही एग्ज़ाम करा लिया गया था। आप भी इससे परिचित होंगे। लेकिन दोस्तों देखो, ध्यान से सुनो कि 1 महीने बाद अगर भर्ती नोटिफिकेशन के बाद करा ली जाती है सुपर टेट की, तो क्या हम उसके लिए तत्पर हैं? तो दोस्तों सच ये है कि आंसर निकल के आएगा कि सर हम भर्ती की मांग कर रहे हैं। भर्ती की मांग आप ही नहीं कर रहे हैं, भर्ती की मांग हम सब मिलके कर रहे हैं और हम सब मिलके करेंगे। हम सबको क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए, और रोज़गार अवश्य चाहिए, क्योंकि भाई इस डिग्री को सिर्फ तुमने बीटीसी, बीएड, डीएलएड की डिग्री को कहीं और क्षेत्र में अप्लाई नहीं करने लायक जब मुझे छोड़े हो, जब मुझे सिर्फ शिक्षक बनने के लायक छोड़े हो, और जब मैं उसी की प्रिपरेशन की मैं स्टार्टिंग किया, तो जायज़ सी बात है कि इस डिग्री की जब एलिजिबिलिटी सिर्फ एक ही सेक्टर में है, तो उस सेक्टर को आज तक उसके दरवाजे को बंद क्यों रखा आपने? इतने बच्चों के साथ, इतने बच्चों के भविष्य के साथ आपने क्यों खेला? जिसकी उम्र निकल चुकी होगी, मान लो सपोज करो जिसकी उम्र 37 वर्ष होगी, 38 वर्ष होगी, वह बच्चा 2017 का पास आउट होगा, तब तो वह भर्ती से गया। उसका उम्र पुनः वापस ला के आप दे सकते हैं क्या? उसने जिस उम्मीद और आशा की किरण लगा करके, जिस उम्मीद और आशा के साथ बीटीसी बीएड किया होगा कि मैं भी एक शिक्षक बन करके बच्चों के भविष्य का, उज्जवल भविष्य का बच्चों का मैं निर्माण करूंगा,
तो उस उज्जवल भविष्य की कामना को आपने तो पहले उसकी हत्या कर दिया। तो दोस्तों इस टाइप से अगर हम समझें तो ये पूरे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मामला है। लेकिन अब एक अंतिम किरण यही बची है कि दोस्तों 2024 का जो इलेक्शंस होने वाला है, उस इलेक्शंस के पहले हर सरकार का, देखो हर दुनिया हर लोभी है, और जब लोभी है तो उस लोभ के चक्कर में क्या करेगी, आपको खुद ही पता है कि लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है, उत्तर प्रदेश से निकलती हैं। और आपको अभी आपने बिहार में देख लिया होगा कि किस प्रकार से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण किस प्रकार से सरकार वहाँ गिरी, फिर दूसरी सरकार बनी। तो दोस्तों इन्हीं सब अनुमानों के बाद ये लग रहा है, और शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी एक क्रांति का नया आगम दिख रहा है कि सच में भर्ती का प्रोफार्मा बन के बस तैयार है। लेकिन दोस्तों आपको मैं सच बताऊं, दुनिया में खुशी कब मिलती है, जब इंसान खूब खुश है। जैसे मान के चलो आप मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हो, उस समय मुझे हमको भी पता है कि आप मेरे से प्रसन्न हैं, और आपको भी पता है कि आप मेरे से प्रसन्न हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्रसन्न हैं। उस समय अगर आप मुझे कुछ भी खिलाओगे तो मैं आपकी प्रशंसा उतना मात्र से नहीं करूँगा। लेकिन जब व्यक्ति असंतुष्टता के चरम उत्कर्ष पर खड़ा हो, और उस समय कोई भी अगर उसको दिया जाए ऐसी चीज़ जो उसे संतुष्ट करती हो, जिस चीज़ से असंतुष्ट हो, तो आपकी प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए दोस्तों एक साइकोलॉजिकल फैक्ट यह है, ये साइकोलॉजी है कि व्यक्ति को पहले इस हद तक असंतुष्ट कर दो कि उसे मात्र एक मरहम लगा करके हम उसे संतुष्ट कर दें। तो सरकार असंतुष्ट कर चुकी है अब पूरी तरह से बच्चों को। उसने अपने पिछले इलेक्शंस में देख चुका है बच्चों ने किस स्तर तक भर्ती लाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी इसमें नाकामयाब रहे। लेकिन सरकार इस बार फिर से नहीं करेगी दोस्तों। एक कहावत है कि घाव जब बड़ा हो जाता है ना, तो वो विस्फोट पैदा कर देता है। इसलिए घड़े को इस हद तक मत भरो कि वह विस्फोट पैदा करने के लायक हो जाए। तो दोस्तों आप लोग तैयार हो जाइए। आपके समक्ष बहुत जल्दी ही, मैं ये एक अप्रॉक्स डेट के साथ मैं नहीं बात कर सकता, लेकिन मैं अनुमान मंथ के अकॉर्डिंग मैं लगा सकता हूँ कि 3 से 4 मंथ के अंतर्गत, या बहुत हो सकता है तो जनवरी 1st वीक तक या जनवरी 2nd वीक तक आपके समक्ष है भर्ती। निश्चित रूप में आपके कदम तक और आपके चरण तक आएगी। तो दोस्तों क्या उस भर्ती को हम चूमने लायक हैं? सबसे बड़ी तो बात यह है। तो दोस्तों मैं इसलिए आपके सामने आज लाइव आ रहा हूँ, इसका एक उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है कि देखो दोस्तों, सच तो ये है कि हम लोग 99% लोग तैयारी के अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट अभी तैयारी में नहीं हैं। तो दोस्तों जिस भर्ती की हम डिमांड कर रहे हैं, जिस सुपर टेट की तैयारी की मांग कर रहे हैं कि सुपर टेट की भर्ती निकालो, आप खुद सोचो, अगर वह इसी बीच में कोई कोलाहल नहीं है, अगर परसों अगर उसका नोटिफिकेशन आ जाए, तो क्या हम तैयारी के लायक हैं? नहीं। इसलिए दोस्तों हमें मांगना है भर्ती, हम सरकार से अपनी अधिकारों की मांग करेंगे, लेकिन किस तरीके से हम तत्पर रहेंगे, हम उस चीज़ के लिए पहले तैयार हो जाएंगे, लेकिन हम अपनी तैयारी के दौरान इसकी मांग भी करते रहेंगे। ये नहीं, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है कि आप तैयारी को ब्रेक करके भर्ती की डिमांड करें। दोस्तों भर्ती की डिमांड करना है, लेकिन तैयारी को ब्रेक नहीं दे करके, तैयारी को साथ साथ बना के रखना है। तो तैयारी को कैसे मेंटेन रखें सर हम तो हताशा के शिकार हो चुके हैं, हम तो निराशा के एकदम शिकार बन चुके हैं, डिप्रेशन में हम पूरी रात और दिन को व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों सच तो यह है ना कि आप आज अंधेरी है, आज आपके सर पे अंधेरा है, लेकिन उजाला तो होगा, ये तो सच है। तो उजाला बहुत जल्दी होने वाला है। उस उजाले की आप लोग इंतज़ार बहुत समय से कर रहे हैं कि उजाला कब होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये भी है, लोग कहते हैं ना कि देर है मगर अंधेर नहीं है। अब वह समय आ चुका है जब आप भी अपनी बीणा की बंसी बजाओगे, और उस बीणा की बंसी की धुन इतनी प्यारी लगेगी कि आपको वह सफलता की बीणा की बंसी होगी। मेरे कहने का सेंस यह था। तो दोस्तों आप बिल्कुल हताश मत हुआ करिए, और आप अपनी पढ़ाई को साइड कर करके भर्ती की डिमांड करना यह न्यायोचित नहीं है। पढ़ाई करते हुए भर्ती की डिमांड करना यह न्यायोचित है। यह बोलते हैं इसको कि तुलनात्मक रूप से हमें सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी करनी है, तो तुलनात्मक रूप से मुझे चाहिए ये, लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं करते हुए
तो मैं आपसे बताऊं दोस्तों, जितने लोग भी हमारे सुपर टेट कैंडिडेट हैं, मैं उन भाई और बहनों को एक बात आगाह कर देना चाहता हूं कि दोस्तों, ज़िंदगी इतनी लंबी है कि इसमें उतार और चढ़ाव आएगा ही, और हर स्तर पर आता है। आपको क्या लगता है कि सफलता के बाद डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ का चैलेंज एक अलग लेवल का होता है, और ये विद्यार्थी जीवन का चैलेंज एक अलग लेवल का होता है। तो विद्यार्थी जीवन का चैलेंज इसको चैलेंज हम लोग नहीं कहते हैं, ये संघर्ष। देखो दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में अगर आप पढ़ रहे हो तो ये चैलेंज अगर इसको आप मान रहे हो तो खुद सोचो कि हमारे पिताजी रात्रि के समय खेतों में जाते हैं तो क्या ये पूछ के जाते हैं कि हम 4 घंटे जाए रहे हैं, 4 घंटे में पानी खेत में लगा के आएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जब तक खेत पूरी तरह से पानी से ना डूब जाए तब तक हम पानी लगाएंगे। तो दोस्तों, हम तब तक अपने ज्ञान को भरेंगे जब तक हमारे सिलेबस की डिमांड पूरी ना हो जाए। जब हमारे पिताजी पूरी रात और पूरे दिन धूप में या दिन में पूरी तपती धूप के तहत भी वह, सोचो दोस्तों, खेतों में पानी लगाया करते हैं। तो आप खुद सोचो ना, आप मान के चलो इलाहाबाद आपने प्रिपरेशन करने के लिए आया, लखनऊ आए आपकी साल भर की कमाई क्या है? आपकी साल भर की कमाई क्या है? साल भर की कमाई आपकी यही है कि आप क्या आउटपुट दिए। जैसे आपके पिताजी की साल भर की कमाई क्या है? खेतों में लगाई गई फसल, लास्ट में कितनी लहलहाई, वही तो उनकी उपज है, वही तो उनकी साल भर की कमाई है। तो दोस्तों, आप अपनी कमाई के साथ क्यों खेलना चाहते हैं? आप भी अपने कमाई को मेंटेन रखते हुए अपने अधिकारों की मांग करिए। आप मेरे को बताइए, आपके पिताजी को अगर पैसा नहीं मिलता है तो क्या वो खेती करना छोड़ दें? खेती तो करते ही है ना। पैसा मिलना ये चीज़ क्या है, सेकेंडरी है। वो देंगे या नहीं देंगे सरकार पर निर्भर है कि सरकार एमएसपी दे रही है कि नहीं दे रही है, मंडी वाला पैसा दिया कि नहीं दिया, लेकिन किसी तरफ से व्यवस्था करके वह अपनी सिलेबस को मेंटेन रखते हैं ना। उनका सिलेबस क्या है? खेतों में फसल लगाना। दोस्तों, आपका सिलेबस क्या है? यह सिलेबस क्या है? यह है आपका सिलेबस। इसलिए मेरे दोस्त, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा बाप तपती धूप में खेत में फसल लगाने के लिए तैयार है तो हम तो इस बंद कमरे के अंदर, इस 4 गज के कमरे के अंदर हम अपना इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और आप लोग किसी तरह से हताश मत हुआ करिए। आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देने के साथ साथ हम भर्ती की डिमांड करेंगे, ना कि इसकी डिमांड सिर्फ करें और इसकी तैयारी छोड़ दें। तो दोस्तों सोचो, भर्ती आ गई तो हम तो लटक गए ना। तो लटकना नहीं है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है? सामने अगर मेरी भर्ती आ रही है तो हम अपनी पढ़ाई को ब्रेक ना कर करके इसमें भी हम सहयोग देंगे, इसमें भी कुछ टाइम देते रहेंगे हम, और इसको भी टाइम देते रहेंगे। तो दोनों क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं आपसे पूछूं, आप अपनी ज़िंदगी में हर जगह बैलेंस करके चलते हैं मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ क्यों एक तरफ आप झुक जा रहे हैं? ऐसा क्या है? क्या आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि मैं वही हूँ जो हर जगह मैं इस चीज़ को लागू करता हूँ, लेकिन इस फील्ड में मैं आकर के मेरा दिमाग क्यों ब्लैंक हो जाता है? इस बात को समझो ना दोस्तों कि क्यों आप ब्लैंक हो जा रहे हैं। ब्लैंक होने की आखिर में वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि आप स्वयं को पहचानने में असफल हो रहे हैं। इसलिए स्वयं को पहचानिए, स्वयं की मजबूतियों को पहचानिए, और भर्ती निश्चित ही आपके कदम को, आपके चरण को चूमते हुए आपका स्वागत भी करेगी कि लाओ, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। तो आपको अगर उसका इंतज़ार है तो वो घड़ी आपके पास आएगी, निश्चित ही आएगी मेरे दोस्तों। अगर आपने उसके प्रति रात और दिन को एक किया है तो वो तो निश्चित ही आएगी। लेकिन क्या वो तो भर्ती आएगी, लेकिन आपने उसको पाने के लिए कितना मेहनत किया? मेरे दोस्तों, आपको रियलिटी बता दूं, कोई आपके पास नज़दीकी, अगर मेरे मान के चलो ये मेरा हाथ है, मैं ऐसे रखा हूँ, कोई दोस्त हाथ मिला रहा है कितना हो तो मेरे पास लेके आएगा ना। जब तक मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा तब तक सीक और हैंड करने का कोई सेंस नहीं निकलेगा, रिस्पेक्ट का कोई हाथ नहीं। अगर भर्ती हाथ बढ़ा रही है तो हम भी तो अपने हाथ को बढ़ाएं। आप लोग अपने हाथ को एक बंद पैकेट की तरह क्यों करके रखे हो? हाथ को खोल दो मेरे दोस्तों और पढ़ना ज़रूर स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसके अलावा कोई साधन नहीं है और आपकी कमाई यही है मेरे दोस्त। इसी कमाई से आप रिजल्ट दोगे। तो सोचो ना, आपके पिताजी इसके पहले खून के आंसू बहाया करते थे, लेकिन उस दिन भी रोएंगे, लेकिन वो दोस्तों खुशी का आंसू होगा। इसलिए खुशी के आंसू के लिए मरना है, गम के आंसू के लिए नहीं मरना है। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि
कि आप लोगों के अंदर ऊर्जा भर चुकी होगी और आप लोग अपनी पढ़ाई को अगर आप लोगों ने अब तक ब्रेक किया था तो मेरे दोस्तों आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ ऐसा आप लोग बिल्कुल ना करें। आप लोग अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दें और थोड़ी स्मार्टली तरीके से दें। जैसे मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कि भर्ती किस लेवल तक आ सकती है, तो हम भी कह रहे हैं और विभाग की तरफ से भी ये जानकारी आ रही है बार बार कि 97,000 से ऊपर पोस्ट आने की 100% पॉसिबिलिटीज़ है। या तो 97,000 आ जाए या तो 71,000 आ जाए, इन्हीं के बीच में कुछ ना कुछ भर्ती रहेगी या तो ये रहेगी। तो आप लोग अब तो जोश भर लीजिए, अब तो अपने आप को जगा लीजिए, अब तो अपने अंदर के अवतार, अपने अंदर के उस दूत को खोल दीजिए कि अब देख लो मैं क्या हूँ। अपने आप को पहचान लीजिए दोस्तों, अपने आप की पहचान ही सबसे बड़ी पहचान है। जब आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं तो दुनिया आपको क्या पहचानेगी। दुनिया तो इतनी महान है कि खैरियत भी उसकी पूछती है दोस्तों जिसकी हैसियत होती है। इसलिए मेरे दोस्त हैसियत के पीछे भागो, और हैसियत का सेंस होता है पहचान, और पहचान खुद से बनाई जाती है। जब हम खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं तो दुनिया हमें पहचानने से नज़रअंदाज कर ही देगी। दुनिया किस दिन पहचानेगी? जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन दुनिया आपकी खैरियत के साथ साथ आपको सलामी भी करने लगेगी और आपको एक आदर्श व्यक्तित्व की तरह आपका पूजा भी करना स्टार्ट कर देगी। तो मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा, भर्ती अवश्य आएगी। आप इस उम्मीद के साथ रहिए। आप मेरे को बताइए आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं? यही सुनना चाहते हैं ना कि सर बता दीजिए भर्ती कब तक आएगी। मेरे दोस्तों आपको भी पता है कि भर्ती आएगी, मुझे भी पता है भर्ती आएगी, तो फिर जब आएगी तो उसके लिए क्या करें आप मेरे को बताओ। जब मुझे पता है कि मेरी बहन की शादी मैंने फिक्स कर रखी है तो बारात आएगी, ठीक, अभी मैंने डेट नहीं फिक्स किया कब आएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी तैयारी तो करने लगेंगे ना कि हाँ यार पड़ जाएगी, कभी भी पड़ जाएगी, अभी डेट फिक्स नहीं है लेकिन इतना उम्मीद है कि इतने टाइम में आ जाएगी। तो दोस्तों हम तैयारी तो शुरू कर देते हैं ना। मेरी बहन शॉपिंग करना स्टार्ट कर देती है, हम अपनी बहन के साज सज्जों के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से मान लो कि अभी शादी का डेट फिक्स नहीं है लेकिन होगा, कुछ ही दिनों में होगा, तो हम धीरे धीरे अपनी तैयारी, अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने बॉडी को अलग तरीके से हम अपने आप को क्या करने लगते हैं, तैयार करने लगते हैं। वैसे दोस्तों आप तैयार हो जाइए, निश्चित ही वो क्षण दूर नहीं है दोस्तों। अरस्तु ने कहा था कि अगर इंसान लंगड़ा है, लूला है, किसी भी तरह से अगर वो दिव्यांग व्यक्ति है, अगर वो इंसान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रुक गया, मान के चलो आप एक जगह खड़े हो गए, तो लक्ष्य तो आपके पास नहीं आएगा ना दोस्तों, आपको लक्ष्य के पास चलना है। इसीलिए अरस्तु ने कहा कि अगर पूरी तरह से दिव्यांग भी हो तो रेंगते हुए चलो, निश्चित ही तुम सफलता के करीब चले जाओगे। तो आप लोग रेंगना ही शुरू कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए, ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई। आप लोगों से मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, और मैं थोड़ा सा यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पढ़ाई को अभी आप कैसे स्टार्ट करें। जो सेगमेंट, जैसे मान के चलो कुछ मेरे भाई बीएड किए होंगे, कुछ मेरे भाई बीटीसी किए होंगे, कुछ मेरे भाई डीएलएड किए होंगे, इसमें तीनों सेगमेंट्स उपस्थित होगा, तीनों डिग्री आपके पास एलिजिबल मानी जा रही है। अभी मैं इस मुद्दे पर नहीं बात करूंगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या इशूज है। अभी आप मान के चलो कि तीनों लोग हैं और सबको मानना चाहिए, सबको खुशी, सबको नौकरी मिले, सबके लिए हम साथ रहेंगे दोस्तों। इसलिए ध्यान से सुनना, विषय वस्तु क्या है और इस विषय वस्तु की परिसीमा क्या है, कहाँ तक सीमा है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि देखो, इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत भाषा खंड है, और भाषा खंड में हिंदी आती है 20 नंबर की, सबको पता है। संस्कृत आता है 10 नंबर का, अंग्रेजी आता है 10 नंबर का। अब मेरी बात को सुनना, मान के चलो आप इसी बीच में कोई और एग्ज़ाम भी दे रहे हो, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम सुपरटेट आने वाला है, लेकिन दोस्तों जैसे मान लो ये चीज़ है, तो इसी के सहारे तो हम लोग टेट पास किए हैं, इसी के सहारे तो हम लोग सीटेट पास किए हैं, तो ये सबका प्रिपेयर रहता है। बात कहाँ आके अटकती है, उस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। बात अटकती कहाँ पे है कि सर किसी को संस्कृत नहीं आता है तो किसी को अंग्रेजी नहीं आता है। तो मैं आपको एक सच बताऊं दोस्तों, स्मार्टली तरीके से तैयारी करिए, आप शायद टॉपर्स बन के निकल जाएंगे इससे। तो पहला चीज़ क्या है, हिंदी 20 नंबर का, इस पर बस थोड़ा सा आप लोग मेहनत करते रहिए। अगर आपको दिक्कत हो तो मैंने भी सीरीज़ शुरू किया है कल परसों से, हिंदी व्याकरण का। आप लोगों को लगभग 1-2 वीडियो अभी पड़ी होंगी, वो पूरी तरह से मैं 10 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट कराने में उसको
सफल हो जाऊंगा। तो उस वीडियोज़ को भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उस पर पूरी जीएस की सेगमेंट स्टार्ट होगी, भूगोल स्टार्ट हो गया है। तो आप धीरे धीरे अपने बैकग्राउंड को मजबूत करिए और मान के चलिए कि अब मेरे पास वक्त नहीं, यह 4 महीना है मेरे करिश्मा को कायम करने का, अब नहीं तो कभी नहीं। इस बात से आप संचालित हुई। अब ये सोच के चलिए कि दोस्तों अब तक जो किया वो मेरी बचपनी थी, वो मेरी नादानी थी, उसको भूल जाइए। अब आप क्या करेंगे आगे, इस चीज़ के लिए अपने अंदर के उस देवता को जगा लीजिए। आप निश्चित ही दोस्तों आप सफल हो जाएंगे। आप अपने आप को पहचान जाइए कि यार मैं कहाँ भटक रहा हूँ। अगर इसको आप भटकाव मत मानिए कि भर्ती की मांग भटकाव है, नहीं। भटकाव इसलिए कि पूरी तरह से उसकी तरह ओरिएंट होना यह भटकाव है। आप इसकी तैयारी के साथ साथ इसकी डिमांड करिए। इसको बोलते हैं स्मार्टनेस तरीके से स्टडी करना। तो दोस्तों देखो, यह 20 नंबर का मेरे पास हिंदी है, 10 नंबर की संस्कृत है। हिंदी से संस्कृत मिलता जुलता है कि नहीं है। मान लेते हैं ये जो हमारा 20 नंबर है, इस 20 नंबर के साथ मेरा संस्कृत समायोजित हो गया। 30 नंबर की हमारी प्रिपरेशन लगभग मान लेते हैं 30 में से आपने यहाँ 25 नंबर की प्रिपरेशन कम्प्लीटली कर लिया। सपोज कर लो, थोड़ा कम ही मान के चलेंगे हम लोग, 25 नंबर की आपने प्रिपरेशन कर लिया। दोस्तों गणित, अगर हम सुपर टेट के अलावा और भी एग्ज़ाम 20 में दे रहे होंगे, पेट आप लोग दे रहे होंगे, पेट देते हैं आप लोग, पेट के लिए मैथ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यह डेली इसको प्रैक्टिस में लेके आइए। बस डेली प्रैक्टिस में एक एक टॉपिक आप लोग लेके आइए और ये मैथ आपके हाथ में आ जाएगा। मैं इसको कुछ समय के लिए नज़रअंदाज करता हूँ। डेली प्रैक्टिस करिए। देखो दोस्तों 45 नंबर का आपका बन चुका। आप डेली करंट को पढ़ते रहिए। बस ये चीज़ मेरा एक मोस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली करंट को मत छोड़ा करिए। और करंट प्लस जीएस मिल करके 30 नंबर का आ रहा है। तो आपको खुद पता है कि करंट का वेटेज 68,500 में देखिएगा कितना था, 69,000 में देखिएगा कितना था। हर वैकेंसीज में करंट का वेटेज था। इसलिए हम करंट को नज़रअंदाज किए बगैर सुपर टेट की सफलता को तो नहीं चूम सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों आज से आप टारगेट बनाइए कि सर हम करंट को डेली आधा घंटा डेली दिया करेंगे। आधा घंटा के ही आपके डेली देने मात्र से आप सक्सेस को अच्छे से प्राप्त कर लेंगे। तो आपका यहाँ से हो जाएगा। अब जीएस का सर सेगमेंट बहुत बड़ा है। लोग बोलते हैं 14 सब्जेक्ट है। अरे नहीं है। क्या हमने सिर्फ सुपर टेट की ही तैयारी किया है? इसके पहले हमने जीएस नहीं पढ़ा है। हताश नहीं होना है। बड़ा से बड़ा चीज़ भी हताश नहीं होना है। हम और आप तो वह लोग हैं कि हम लोगों के ऊपर अगर पत्थर भी गिराओगे तो पत्थर जहाँ जहाँ गिर के जाएगा वो बाहर निकलेगा तो मूर्ति बन के निकलेगा। दोस्तों आपके अंदर तो वो काबिलियत है कि पत्थर को मूर्ति बना के बाहर निकालते हो। तो फिर जब इतनी कला है तो फिर क्यों इतने हताश होने की ज़रूरत है? हमने बताया आपको 25 नंबर का यहाँ हो गया, 20 नंबर का यहाँ हो गया, 45 नंबर का यहाँ हो गया। ये 30 नंबर में मान लेते हैं हम कि सपोज कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा मार लीजिए, 15 नंबर का करंट, 15 नंबर का जीएस। ठीक, इकोनॉमिक्स भी आता है। इकोनॉमिक्स मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा। भूगोल में क्या आता है? प्रश्न का एनालिसिस कर लीजिए। पिछली बार पूछा सिक्किम में कौन सा दर्रा है, दर्रा पूछा था। तो देखो दोस्तों भूगोल से जो 90% प्रश्न बनते हैं वह नदी, नाला, पहाड़, पर्वत से बनते हैं। इसलिए इस चीज़ पर आपको कमांड करना है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सा पर्वत कहाँ अवस्थित है, कौन सा दर्रा कहाँ अवस्थित है, इस चीज़ पर अगर आप फोकस करेंगे तो भूगोल के 90% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। उससे ज़्यादा नहीं। अक्षांश देशांतर थोड़ा सा आपको आना चाहिए। मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, ये समय रेखा कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। दोस्तों अगर इस टाइप से भारत का परिचय आपने याद किया और नदी, नाला, पठार, पर्वत, नहर ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया, दर्रा पढ़ लिया, तो दोस्तों प्रश्न कहाँ से आ सकता है? कहीं से नहीं आ सकता। और कोई तो चांस ही नहीं है ना। अब पिछली बार आपको मैं बता दूं, आपकी ज्योग्राफी से प्रश्न पूछ दिया कि लेब्राडोर करंट कोल्ड करंट है या वार्म करंट है। आपसे प्रश्न आप देखिएगा पूछा था, तो लेब्राडोर करंट। तो दोस्तों जब ये सब पूछ रहा है ना, तो एक बार आप ज्योग्राफी पेपर को एनालिसिस करने के बाद आप पाएंगे कि यार ज़्यादा डेप्थ में प्रश्न तो पूछ नहीं रहा, रटने वाला प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों पहले हम पूरे भारत के भूगोल में पर्वत, पहाड़, पठार, नदी का एक एक चीज़ याद रख लेंगे, दर्रा याद रख लेंगे, कौन सा पास कहाँ से है, कौन सा पास कहाँ पे है, दक्षिण में कौन कौन सी पठारियाँ हैं, पठार हैं, कौन से पर्वत हैं, किस लिए इम्पोर्टेंस है। जब ये चीज़ पढ़ लेंगे तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और मुझे लगता है आप पहले से पढ़े होंगे। एक बार बस उस धूल को हटा देना है, एक बार सामने से गुजारते रहिए। डेली कम से कम उस धूल को हटाएंगे ना,
तो बस उतना से आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इतना मेरी बात याद रखिएगा। उतना से आप सिलेक्शन ही नहीं लेंगे, टॉपर बन के भी निकल जाएंगे। बस सिर्फ धूल को डेली हटाया करिए। सोच लीजिएगा कि इसको डेली हटाना है। जिस प्रकार डेली बेडशीट को साफ करते हैं आप लोग, उसी प्रकार से बेडशीट के साथ साथ आप लोग कॉपी किताब भी डेली एक बार हटा लिया करिए। बस इतना ही करना है आपको सिलेक्शन के लिए। ज़्यादा इसके लिए आपको पापड़ नहीं बेलना पड़ेगा। ज्योग्राफी में जो जो प्रश्न आ रहे हैं उसको आप लोग देख लीजिए। तो आगे हम इसी चैनल्स के माध्यम से आपको आगे हम भूगोल की पूरी श्रृंखला को आपको हम समाप्त करते हुए रहेंगे। और मैं वादा करता हूँ कि आपके सुपर टेट से पहले जितनी जीएस आएंगी वह जीएस आपके ज़ुबान पर होगा। और आप देख लीजिएगा, एक भी वीडियो जो आप खोल के देखिएगा हिस्ट्रीज़ का या ज्योग्राफी का, तो आपको इतनी बेसिक्स से मैंने उठाया है और इतने डेप्थ लेवल तक लेके गया हूँ कि आप पर्वत पहाड़, और मैंने वीडियोज़ में मैं 5 से 6 बार मैं खुद ही रिवीजन कराता हूँ कि किसी तरह से आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए पढ़ाई का तरीका बिल्कुल बदल लीजिए। बार बार बोल यार, खुद सोचो ना, जिससे आकर्षण होता है, जिससे प्रेम होता है, उस व्यक्ति का हम सोते वक्त जगते वक्त बार बार नाम लेते हैं। मोबाइल सोने से पहले भी उसके पास कॉलिंग गई होती है, जो मेरे बहुत करीब होता है, और जगने के बाद भी उसी का आता है। मेरे दोस्तों, इसी तरह से प्रेम संबंध स्थापित कर लीजिए। निश्चित ही सफलता आपके कदम को चूम के जाएगी, चूमती हुई जाएगी, और वो मजबूर हो के आएगी कि कहाँ थे अब तक। इस तरह से बस भूख को पैदा करिए। अगर भूख होगा आपके अंदर ना, तो निश्चित ही आप सफलता के करीब चले जाएंगे। तो आपको समझ में आया दोस्तों। जीएस में जैसे हिस्ट्री है, पूरा आंदोलन मैं आपको याद कराता हुआ बढ़ूंगा, वो चीज़ तो ठीक है। ये देखो दोस्तों, रीजनिंग है। रीजनिंग का आप प्रश्न देख लो, कैलेंडर से एक प्रश्न आना ही आना तय है, इसलिए कैलेंडर को तैयार कर लो अच्छे से। कैलेंडर तैयार हो गया आपका। क्लॉक से प्रश्न नहीं आया था, क्लॉक को छोड़ दो। ब्लड रिलेशन से प्रश्न आता ही आता है, ब्लड रिलेशन तैयार कर लो। डायरेक्शन से प्रश्न आता ही आता है, तैयार कर लो। दोस्तों, जहाँ जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं उसको एक बार देख लो और उस पर सारगर्भिक तरीके से देखिए। आपको बैंकिंग का एग्जाम नहीं देना है कि एकदम पूरा चार्ट जाना है, नहीं, स्मार्ट तरीके से थोड़ा पढ़िए। पेपर का एनालिसिस के बाद देखिए कहाँ से प्रश्न आ रहा है। और 68,500 में भी जब से सुपर टेट लॉन्च हुआ, 68,500 में क्या आया, इसमें क्या आया, क्या डिफरेंस हो रहा है। बार बार उसी क्वेश्चन तो रिपीट नहीं ना करेगा, टॉपिक ना रिपीट करता है, तो फिर टॉपिक को हमको पकड़ना है आपको। कंप्यूटर 5 नंबर का, ये चीज़ दोस्तों नॉर्मल आपको ज्ञान होती है, ये भी चीज़ आप कर सकते हैं, ये भी चीज़ कर सकते हैं। इन्वायरमेंट एक ऐसा सेगमेंट है, मेरा मानना ऐसा है कि इस ईवीएस को मैं कभी भी अलग नहीं मानता हूँ। ये इन्वायरमेंट का सेगमेंट ज्योग्राफी के साथ होता है। आपने कभी सोचा क्या कि आपके सुपर टेट में कभी हैबिटेट पूछा, निके पूछा, इकोटोन पूछा या आर्द्र भूमि पूछा? नहीं पूछ सकता है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपका लेवल उतना हाई एग्जाम का नहीं है। आप लोग ईवीएस समझ करके पूरा पढ़ने लगते हैं, हैबिटेट क्या है, निके क्या है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है। प्रश्न नहीं पूछेगा। ईवीएस इज आल्सो रिलेटेड टू जियोग्राफी, और ईवीएस के अंतर्गत ही वह प्रश्न पूछता है दर्रे, ईवीएस के अंतर्गत ही पूछता है वो आर्द्र भूमियाँ कितनी हैं। तो दोस्तों, ये अलग पोर्शन नहीं है, ये जीएस के साथ ही इंक्लूडेड है। तो इसको अलग क्यों करें। साइंस 10 नंबर का आता है, साइंस में 10 नंबर का आता है। आप दोनों बार के पेपर का एनालिसिस करिए तो आपको इतनी बात ज़रूर समझ में आ जाएगी कि साइंस में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, बायोलॉजी का है। और आप पेपर उठा करके अगर डेप्थ में एनालिसिस करेंगे तो बायो से एक प्रश्न पूछा कि पक्षियाँ, श्वसन तंत्र, मतलब कोई भी चीज़, जैसे कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं, ठीक। तो एक होता है बुकलंग से कौन सांस लेता है। तो दोस्तों, ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो है। तो हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सबको निपटा दें। डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो कैसे कैसे डाइजेशन होता है। पहले मुख गुहा होता है, ग्रसनी होती है, ग्रास नली होती है, आमाशय होती है, अग्नाशय होती है, और इधर बाइल यकृत होता है। फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, फिर एनस के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो दोस्तों, ऐसे पढ़ना है हमको, इस तरीके से पढ़िए। प्रश्न देखिए आपके बाहर कहीं नहीं जाएगा। साइंस हो गया आपका। अब बात रही सर कि ये सारे, देखो ये सारे सेगमेंट, यहाँ मैं अंग्रेजी को मैं थोड़े समय के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यूपी में अंग्रेजी किसी भी एग्ज़ाम में आता नहीं है, इसलिए अंग्रेजी को थोड़ा सा हटाओ। तो आप देखो 20 और 10 30, 30 20 50, 50 10 60, 10 70, 70 5 75, 75 30, 105 नंबर की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे चल रही है। और मेरे दोस्तों, आप लोगों को मुझे इतना गट्स है, जो व्यक्ति आप लोग टेट और सीटेट पास करके आए हैं, सिर्फ पास नहीं किए हैं, अच्छे नंबर के साथ पास हैं, तो आप सीडीपी के माध्यम से ही पास हुए होंगे, ये भी हकीकत है। सीडीपी में कोई भी बंदा सीटेट में 29 या 28 30 नंबर से कम कभी लेके आया नहीं। तो जब वहाँ हम ताल ठोक सकते हैं
तो यहाँ तो हम उड़ा सकते हैं इसको। तो मेरे दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको डेली बेसिस पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, घटना चक्र की एक पुस्तक बहुत अच्छी आती है बाल मनोविज्ञान की। आप डेली बेसिस पर बस बाल मनोविज्ञान के लिए आप आधा घंटा का टाइम बनाओ, आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा बाल मनोविज्ञान दो। उसके अलावा सिर्फ आप उसको दो, ये आधा घंटा आपके लिए क्या होगा समझ रहे हैं, ये बूंद एक दिन समुद्र बन के निकल जाएगा। और जब एग्ज़ाम आएगा तो ये आधा घंटा आपको उस दिन समझ में आएगा कि मैंने सिर्फ इसके लिए आधा घंटा दिया था। और जब आप सफल भी होंगे तो आपसे पूछेंगे सर आपने CDP के लिए क्या टाइम दिया। जब आप बोलेंगे कि बस मैंने 30 मिनट पढ़ा, तो उसको नहीं समझ में आएगा कि 30 मिनट कब तक दिया, आपने डेली दिया। और मेरे दोस्तों ये बात सुनो, किसी से डेली लगाव रखना और किसी से कई दिन पे लगाव रखना, क्या प्रेम और आकर्षण का वही स्तर होता है। डेली जिससे बात करेंगे, डेली जिसके साथ रहेंगे, उससे प्रेम का स्तर आप देखिएगा, और जिसके साथ 1 हफ्ता 2 हफ्ता पे एक बार बात कर रहे हैं, उसके साथ प्रेम का स्तर देखिएगा, अंतर अवश्य स्पष्ट परिलक्षित होगा। इसलिए मेरे दोस्तों हम डेली सबको टच करेंगे, और डेली टच करते करते एक दिन सफलता हमें भी टच कर देगी। यही है सुपर टेट की सबसे बड़ी सफलता का राज। इसलिए आप अपने टाइम टेबल को बनाइए, और टाइम टेबल मत बना कर पढ़िएगा, लेकिन इतनी ज़रूर कोशिश करिएगा कि डेली आधा घंटा इसको दीजिएगा, और हिंदी को विराम नहीं करना है, क्योंकि यही आपके सफलता का बीज है। क्योंकि यहाँ से नंबर अगर एक भी कट गया तो सोच लीजिएगा कि आपने हिंदुस्तान में रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, इतना आप सोच लीजिएगा। इसलिए हिंदी को बिल्कुल टच करते रहना। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, किसी कोचिंग का सहारा लेकर के आप सक्सेस नहीं ले सकते, रियलिटी में बता रहा हूँ। क्योंकि कोचिंग एक टाइम बाउंडेड होती हैं, आपको सिलेबस ये कराना है। अब बताओ 400 बच्चों में हम क्या समझा पाएंगे, किसी को समझा पाएंगे, मुश्किल है ना। इसलिए दोस्तों खुद पे कॉन्फिडेंस पैदा करिए। आप खुद सोचिए, शॉपिंग करने जाते हैं तो किसकी पसंद का आप शर्ट लेते हैं। स्वयं की पसंद की हर चीज़ होती है। स्वयं की पसंद का गर्लफ्रेंड होना चाहिए, स्वयं की पसंद का बॉयफ्रेंड होना चाहिए, स्वयं का पसंद का शर्ट होना चाहिए, स्वयं की पसंद का खाना होना चाहिए, तो स्वयं की पसंद की स्टडी भी होनी चाहिए। हम स्वयं की पसंद से जॉब होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ दूसरों की पसंद पर क्यों टिक गए आप? क्यों दूसरों का सहारा ले रहे हो कि मुझे बता दो ये किताब? अरे क्यों? हर जगह अपने सहारे से चलते हैं, और इस पहाड़ी में आप बैसाखी का सहारा क्यों लेना चाहते हैं पढ़ाई के अंतर्गत? ये चीज़ तो गलत है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप स्वयं को पहचानिए कि आप हर जगह खुद निर्णय लेते हैं, फिर यहाँ किसी और के माध्यम से क्यों। और दोस्तों आप टेट से टेट क्वालिफाइड हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता कि किसी का सहारा लेना चाहिए। आप थोड़े से अपने दिमाग का स्टॉर्मिंग करिए, और स्टॉर्मिंग के पश्चात आप सोचिए कि मेरी सबसे वीकनेस क्या है। जो सबसे मान के चलो किसी का सबसे वीक पॉइंट अगर साइंस है, तो साइंस को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे, लेकिन 10 ही नंबर का आएगा, इतना याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप पढ़ लीजिए, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लीजिए, डाइजेस्टिव, हिंदी बोल दे रहा हूँ, श्वसन तंत्र पढ़ लीजिए, पाचन तंत्र पढ़ लीजिए। श्वसन तंत्र के बाद पाचन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र के बाद कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 3 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। चौथे टॉपिक में आप उत्सर्जन तंत्र को पढ़ लीजिए, फिर आप ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम में हृदय को पढ़ लीजिए, उसके बाद कोशिका पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप बायो में कुछ मत पढ़िएगा, आपका पूरा प्रश्न आपके हाथ में आएगा दोस्तों। और साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ें, मात्रक पूरा रट जाइएगा। और प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश को भी एक बार देख लीजिएगा। ऊर्जा, बल, ये सारे प्रश्न आते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। केमिस्ट्री नाम मात्र की है, भूल जाइए, सोच लीजिए कि वो साइंस का पार्ट ही नहीं है। 2 हमको साइंस प्रिपेयर करना है, और दोनों में सबसे ज़्यादा बायो को टाइम देना है। बस इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट बनिए मेरे दोस्तों। निश्चित ही मैंने बोला ना कि अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा टाइम एक दिन बड़ा टाइम बन के आ जाएगा, और वो बड़ा टाइम ही सक्सेस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये मेरे पूरी विश्लेषण को समझ में आया होगा। और एक बार मैं फिर से स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि भर्ती तो इतना ही आएगी, और नहीं भी आएगी तो हम लेके रहेंगे। और वादा है दोस्तों कि ये भर्ती भी आएगी, और आप सेलेक्ट भी होंगे, और आप सबको मिठाई भी खिलाएंगे, और पिता की उन नम आँखों को आप हंसते हुए आँखों में बदलेंगे, उस खुशहाली की आँखों में बदलेंगे। इसलिए उस नम आँखों में कभी भी नमी को हम पूरी ज़िंदगी नहीं रखने देंगे। इसलिए दोस्तों वादा करिए, मम्मी पापा से, अपने माँ बाप से बड़ा आपके लिए शुभचिंतक
कोई नहीं हो सकता। इसलिए जब भी गलत कदम आप रखने की कोशिश करें, उस गलत कदम के पहले माँ बाप का एक बार चेहरा अवश्य पढ़ ले। मैं निश्चित बोलता हूँ कि माँ बाप आपके सामने नहीं हैं, आप 4 गज के कमरे में अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन एक बार चेहरा याद करने के बाद माँ बाप ज़रूर ये बोलेंगे, अंदर से आपको सिर्फ आवाज़ सुनाई देगी कि बेटा ये मत करना, तुम्हारे लिए हमने किसके सामने सर पर गिर कर मैं तुम्हारे पास पैसे भेजती हूँ, बेटा तुम ऐसे मत करना। ये आंसर ज़रूर मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, गलत कदम नहीं उठाना है, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं रहना है। आपसे खुशहाल कोई नहीं हो सकता, सिर्फ कुछ दिन की बात है। ये अंधेरी चादर हटेगी, उजाला होगा और वो दिन आपका होगा और आप सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को सच में मैं विराम देता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुआ कि आप लोग अगर इस बात से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे तो मुझे अंतरात्मा की आवाज़ से मुझे सच में बहुत खुशी मिलेगी और आप अपने तैयारी को आज से शुरू करिएगा और निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। तैयारी का एक क्रम बना लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। और ये सुपर टेट पर विशेष परिचर्चा मेरी सफल हो चुकी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आप लोगों से ये सहमति चाहता हूँ कि आप लोग सहमत हो चुके कि हाँ सर अब आज से पढ़ेंगे, हम आज से, हाँ भैया मैं आज से पढ़ूँगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन प्लीज़ बांध लीजिए। जैसे एरोप्लेन उड़ने से पहले क्या बोला जाता है, सीट बेल्ट टाइट कर लो, अब आप लोग टाइट कर लीजिए, जल्दी ही उड़ान भरने वाली है। इसलिए गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन योर लाइफ। ओके।